कि हाँ मतलब एकदम वो सब कुछ खत्म हो गया ऐसा कुछ? बिल्कुल, जैसे एक आम आदमी को होता है ना हाँ हाँ कि फिर सुसाइड करने की भी एक दो बार सोची कि अब बेकार है जीवन। हाँ। अब माता पिता और 5 बहन भाई थे। अच्छा 5 बहन भाई। आज इसमें 2 तो पिछले 2 सालों में भगवान के पास चले गए, दोनों ब्रदर। एक छूटा हाथ से सीधा प्लेटफॉर्म पे गिरे नीचे और एकदम रेटिनल हेमरेज या ब्रेन हेमरेज, फिर रेटिनल हेमरेज हुआ तो ऑन द स्पॉट ही कोमा में चले गए। तो फिर हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे और ऐसे लोगों से मिलते हुए आए हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, इसी तरीके से मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी और बड़ी हस्ती से मिलवाने वाला हूं। जब मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा आप उनकी आवाज से और उनकी बातों से ही जान जाएंगे कि वो कितने काबिल हैं उस चीज के लिए। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी का। धन्यवाद, नमस्कार भैया। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए हमारे चैनल पे जो है एक तरीके से कोई फॉर्मल वो नहीं है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई फॉर्मल इंटरव्यू कर रहा हूं, ठीक है। आप मेरे दोस्त हैं इस टाइम, मैं आपका दोस्त हूं, और जो ये हमारी ऑडियंस है, ये ज्यादातर हमारी जो ऑडियंस है वो यूथ है। बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको अपनी चीजें हमारी लैंग्वेज में ऑडियंस तक पहुंचानी है। एकदम। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। मैं ऑडियंस के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली नाम तो आपको पता लग ही गया कि डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी के नाम से लोग जानते हैं। और मेरा काम क्या है कि पहले मैं डॉक्टर था, साइकोलॉजिस्ट, और उसके बाद मैं अपना कुछ एक दुर्घटनावश आंखें खो बैठा, तो फिर अपना प्रोफेशन चेंज किया और अपने वॉइस रीडिंग प्रोफेशन में आ गया। मतलब वॉइस रीडिंग मीन्स कि आपने बहुत सारे ज्योतिष के ट्रैक देखे होंगे, कोई फेस रीडर, कोई जन्म कुंडली, कोई हस्तरेखा, और कोई माथे से, कोई कैसे, मतलब बहुत सारे टाइप के लोग हैं। मेरी वाली जो विद्या है वो वॉइस रीडिंग और पल्स रीडिंग है, मतलब नब्ज को छू के बताना और या आवाज सुन के बताना कि सामने वाले की जिंदगी में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और लाइफ में वो कहाँ क्या करेगा। तो इसका जो विद्या का जो नाम है ना, साइकिक, मतलब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले, साइकिक मीन्स की एनालाइजर, कि आपको एनालाइज करना कि आवाज और आपका फ्यूचर, आवाज क्या कहती है और आपका फ्यूचर क्या कहता है। अच्छा, आप आवाज उसके अंदर, हाँ, आवाज में जैसे कोई बात करता है, जैसे हेलो भाई क्या हाल है, या आप 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि दोनों आदमी किस नेचर के, किस कैलिबर के, या जिंदगी में क्या करने वाले। ऐसे ऐसे के जो लोग हैं वो मतलब पता लग जाते हैं 1 सेकंड के अंदर ही। तो उसी तरह के इस सिस्टम का नाम है, इसी से आप किसी के बारे में आप आसानी से जान सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने अभी इनकी ही आवाज में सुनी कि क्या इनकी जो क्या प्रोफेशन है, क्या काम है, क्योंकि मुझे भी इस चीज का बिल्कुल नॉलेज नहीं है क्या है क्या नहीं। लेकिन आपको मैं अगर बताऊं, जितना मैं इस चीज को जानता हूं कि जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, मोस्टली आपने देखा होगा कि हाथों को देखते हैं, तो भगवान ने पता नहीं क्या शक्ति दी है इनको कि बिना आंख होते हुए भी आप खुद सोच सकते हैं कि एक परफेक्ट आदमी, जैसे आप मुझको ही ले लीजिए, एक परफेक्ट आदमी जिसकी आंखें हैं वो भी इस दुनिया में इतना स्ट्रगल करता है। तो क्या डब्बू जी आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा फ्रेज आया हो कि भाई जैसे कि हम नॉर्मल है, हमको भी इतनी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा क्या ऐसा है? बहुत सारे स्ट्रगल है, कोई भी चीज जिंदगी में आसानी से मिलती नहीं है कभी भी किसी इंसान को, चाहे वो आंखों वाला हो या बिना आंखों वाला हो, हर एक को संघर्ष लाइफ में करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, जो फिजिकल चैलेंज लोग हैं दुनिया में, मतलब एक्सीडेंट में किसी का हाथ चला गया, पैर चला गया, आंखें चली गई, आवाज चली गई, कान चले गए, या कोई भी टाइप की डिसेबिलिटी आ जाए, तो हर आदमी ये सोचता है कि लाइफ अब यही खत्म होगी। लेकिन कुछ बिरले लोग होते हैं जो हाई पावर एनर्जी वाले। आप अगर कभी पैरालंपिक्स गेम देखोगे ना, तो ऐसे कितने सारे अपवाद मिलेंगे। जैसे एक
सुंदर झाझरिया एक हाथ से गोल्ड मेडल जीता। ऐसे ही जो दीपा मलिक जिन्होंने टांगे ना चलते हुए भी मतलब वो जीता। और बहुत सारी ऐसे हस्तियां हैं कि जिनके हाथ पैर ना होते हुए भी, या गूंगे बहरे, जैसे बैडमिंटन प्लेयर था राजीव बग्गा। अच्छा। मतलब डेफ एंड डम्ब, मतलब गूंगे बहरे थे और लेकिन उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीती, इंटरनेशनल लेवल पे नाम किया। ऐसे कितने सारे ऐसे हैं। और अब आप और बताएं, रविंद्र जैन को जानते होंगे म्यूजिक में, वो भी ब्लाइंड थे लेकिन कितना आगे नाम कर गए आज तक। और रामायण का जो म्यूजिक जिन्होंने दिया था, और लगता है कि जब तक ये दुनिया या रामायण रहेगी तब तक उनका नाम ऐसे कितने लोग हैं जो क्वालिटी वाले कि जो, और आपको जान के और आश्चर्य हुआ, एक पिक्चर आई थी शैडो करके जिसमें एक हीरो था अर्जुन, मतलब वो ब्लाइंड था लेकिन रोल ऐसा कि कोई भी आदमी जान नहीं सकता था कि वो नहीं देख सकता और क्या सुपर हीरो था। तो ऐसे ही जब कोई डिसेबिलिटी आप में पैदा हो जाए तो ईश्वर कहते हैं ना, एक रास्ता बंद करता और दो खोल देता है, तो आपके रास्ते खुल गए। तो ऐसे ही ईश्वर ने ये माता वैष्णो का भयंकर आशीर्वाद है कि जिसके कारण आज मैं सबके सामने आपके सामने बैठे। तो ये उनका चमत्कार है कि एक ऐसी एनर्जी, ऐसा ज्ञान, ऐसी शिक्षा, ऐसी विद्या ऑटोमेटिकली भगवान अपने आप से दे देता है। जैसे आप कभी देखते होगे ना, बच्चा पैदा होता है तो अपने आप ही दूध मांगना रोएगा तो माँ समझ जाती है कि हाँ चाहिए। तो ऐसे इंसान में कोई प्रॉब्लम हो तो अंतरात्मा अपने आप ही ईश्वर से मांगना शुरू कर देती है कि जिंदगी के अंदर उसे क्या चाहिए। सो वो ही एनर्जी लेवल मिला जिसके कारण सबका भला करने की क्षमता ईश्वर ने दी। तो दोस्तों, सारी बात अगर हम प्रोफेशन भी साइड में हटाएं तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन सीखने को मिलेगी कि जो इंसान बिल्कुल हर तरीके से सक्षम है वो भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, बट इन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस पाई है और कहीं ना कहीं दूसरों को भी मोटिवेशन दी है कि किस तरीके से आदमी अपनी लाइफ में अपना मुकाम हासिल कर सकता है। तो डब्बू जी, आप थोड़ा सा अपनी लाइफ की स्टार्टिंग बताइए कि जो शुरुआत थी, जैसे कि स्कूल टाइम होता है या फिर हम इंसान बच्चा सोचता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, तो थोड़े से वो वाला फेज, स्टार्टिंग वाला फेज बताइए। ऐसा होता है ना कि सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं, एजुकेशन जब स्टार्ट करते हैं तो एकदम हार्ड वर्किंग और स्ट्रगल में लाइफ शुरू हुआ। मतलब आपकी फैमिली थोड़ा सा बताइए कि फैमिली में हम लोग 5 मतलब माता पिता और 5 बहन भाई थे। अच्छा, 5 बहन। आज इसमें 2 तो पिछले 2 सालों में भगवान के पास चले गए, दोनों ब्रदर। इकलौते अब हम ही रह गए, 2 ब्रदर 2 सिस्टर। और उसके अलावा एजुकेशन सरकारी स्कूल से हुआ और उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोजने शुरू हुए कि जिंदगी में क्या करना है। तो पाया कि लॉ करना चाहिए, लेकिन आपने लॉ की सोची थी स्टार्टिंग में? हाँ, लॉ मैंने सोचा कि जज बनना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बड़ा क्रेज था कि भाई जज लोग होते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं था। तो बचपन से ही, क्योंकि पिताश्री मेरे जो वो तिजारी में कार्यरत थे। अच्छा। तो वहाँ तो बचपन में ही क्या करते थे? अब मेरे जो पिताश्री जो रहे वो वहाँ पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार से शुरू हुए थे। बाद में फिर वो रीडर से स्टार्ट हुए, मतलब डीसी कोर्ट में राज जब था दिल्ली में। पहले जैसे पुलिस कमिश्नर राज है, पहले कलेक्टर राज होता था पहले के टाइम। हाँ, तो उनके मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी से शुरू हुए थे और उसके बाद आगे आगे चलते चलते फिर एसडीएम बन के रिटायर हो गए थे। तो लेकिन है कि अपना जो प्रोफेशन था सोचा यार हम भी कुछ करें। फिर ख्याल आने फिल्म प्रोड्यूसर बनते। अच्छा। पिक्चरें बनाते। फिर ख्याल आने राइटर बनते। फिर बाद में कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि होते होते सीधा साइकोलॉजी की तरफ झुकाव हुआ, तो वहीं पीएचडी किया। तो उसके बाद फिर अपने 3-4 साल कहीं एक सरकारी हॉस्पिटल में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम किया। फिर उसी बाबत वो दुर्घटना अवश्य आगे चली गई। तो फिर मैंने सोचा क्या ऐसी दुर्घटना हुई थी आपके साथ? वो ऐसे ही ट्रेन पकड़ने दौड़ रहा था। अच्छा। मतलब पुरानी दिल्ली स्टेशन पे। तो जैसे ही देखा ट्रेन छूट रही है, कुछ काम ऐसा करते थे कि अपनी
साबुन और सर्फ की फैक्ट्री थी मुरादाबाद में आपकी? हाँ, तो अच्छा। डेली जाते थे वहाँ। अच्छा। तो ऐसे ही अपना काम भी करते थे, पढ़ते भी थे, काम भी करते थे। तो जब ये पूरा सारा फेज पूरा हो गया पीएचडी का और काम का, तो फिर भागा दौड़ी वही कुछ ऐसा घटना घटी कि ट्रेन का डंडा छूटा हाथ से और सीधा प्लेटफॉर्म पे गिरे नीचे और एकदम रेटिनल हेमरेज या ब्रेन हेमरेज, फिर रेटिनल हेमरेज हुआ तो ऑन द स्पॉट ही कोमा में चले गए। तो फिर जब लौटे तो पता लगा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अच्छा, जैसे आप उस फ्रेज में, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत डाउन फील नहीं हुआ कि हाँ मतलब एकदम सब कुछ खत्म हो गया ऐसा? बिल्कुल, जैसे एक आम आदमी को होता है ना, हाँ, कि फिर सुसाइड करने की भी एक दो बार सोची कि अब बेकार है जीवन। हाँ। लेकिन कहते हैं ना कि एक चमत्कार को नमस्कार है। फिर है ना फाइनली क्या है कि 1 साल तक फिर आप ना कमरे में बंद रहते थे, मतलब कहीं बात किसी से नहीं करनी, चुप। अच्छा। मतलब बिल्कुल 1 साल तक एक तरह से डिप्रेशन में चले गई, जिंदगी अब बेकार है क्या सोचते। तभी एक दिन की बात है ना कि एक मेरा कजन आया, तो कोई बात करने की हिम्मत करता नहीं था, तो आपसे? हाँ, तो बोले कि चलो यार घूमने चलते। फिर ऐसे हम लोग बातों में ओल्ड दिल्ली स्टेशन गए, तो देखा था वहां पे जम्मू मेल ट्रेन को देखा, बोले यार चलो घूमने चलते हैं। टिकट लिया, रात का मेगा ट्रेन था, तो बस फिर मंदिर जैसे जैसे 11-12 घंटे लगे पहुंचने में। लेकिन उसके बाद जो शुरू हुई जिंदगी वहाँ वैष्णो के माथा टेकने के बाद, ये दिल्ली आए तो लगा हम तो एस्ट्रोलॉजी करेंगे यार। तो ऐसे बस दिल्ली पहुंचने के 4 घंटे के बाद ही मतलब वहाँ लोगों को मतलब ऐसे बैठे हुए थे। मेरे साथ जो मेरा कजिन था वो अपने चाचा के आ गया, तो मैंने कहा चलो हम भी चले। घर पे आए तो लाइट चली गई थी, तो जाके देखा तो वहाँ 2-3 लोग बैठे थे बड़े परेशान से। तो बोला कि चलो आओ तो मैं एस्ट्रोलॉजी बताता हूँ। जब ABCD भी नहीं मान ली थी कि ज्योतिष क्या होता है। आपको जब स्टार्टिंग थी, हाँ वो स्टार्टिंग था, तो उसमें जैसे ही बोलने लगा अरे तुम्हारे तो बच्चे नहीं है। अरे तुम्हें कैसे मालूम है? अभी पता नहीं। दूसरों को कहा अरे तुम्हारे तो घर बच्चों ने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया? कहते अरे तुम्हें कैसे मालूम? तो ऐसे ही खेल में ये चीजें शुरू हो गई और पता ही नहीं कब एक काम करना। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है, कोई विद्या होती है, कोई फॉर्मूला होता है या कोई आशीर्वाद होता है, क्या होता है? मतलब एस्ट्रोलॉजी तो विद्या होती है। अच्छा। लेकिन ये जो इंट्यूशन पावर होती है ना हर इंसान की, आत्म ज्ञान जिसको कहते हैं ना, कि जैसे बड़े बूढ़े नहीं होते, जा बेटा दूधो नाओ पूतो फलो, या किसी का अरे मैं किसी काम को जा रहा हूँ, नहीं तेरा काम होगा जरूर, आशीर्वाद रख दिया। तो ऐसे ही ना एक इंटरनल इंट्यूशन होता है, एक विश्वास होता है। इंटरनल इंट्यूशन उसे कहते हैं कि आपको आने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाना। अच्छा। या पता ये सामने जो बंदा बैठा किस टाइप का है। अब तुम बैठे हो भाई, तुम दिल के बड़े नेक हो, सब मतलब बहुत जिज्ञासु, मतलब बहुत ही एम्बिशियस और कुछ कर गुजरने वाले। जैसे ये आवाज से पता लगता है कितना हिम्मत वाले और कितने ग्रेट बंदे हो। तो वही चीजें जो इंटरनल इंट्यूशन होता है ना। अब जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बहुत आत्मज्ञानी है। अब उनको मालूम है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करे या कौन कितने पानी में, मतलब आपको बगैर किसी से मिले, बगैर किसी से बात किए कैसा क्या उसका जानना, उसको अंतर ज्ञान होता है। अच्छा। तो दोस्तों एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने अपने बारे में, क्योंकि मुझे विश्वास तभी हुआ जब मैंने इनसे अपने बारे में जाना। तो ऐसा होता है कि मोस्टली लोग जो है आपको आगे की बताते हैं कि आपके साथ इन फ्यूचर ये होने वाला, ये होगा, जो कि हमें नहीं पता और हम विश्वास कर लेते हैं या मानने लगते हैं। लेकिन जब इन्होंने मेरा हाथ देखा तो जो मेरे साथ पास्ट में हो चुका है, कुछ ऐसे इंसिडेंट जो सिर्फ मुझे पता है, तो वो पता नहीं कैसे इन्होंने मुझे बता दिए। तो उस चीज को देखते हुए मैं तो एकदम ये हो गया कि यार ऐसा हो कैसे सकता है कि जब पास्ट में होगा वो कैसे पता चल जाएगा। तो ये तो रही विश्वास की बात, क्योंकि मुझे भी इन चीजों में इतना विश्वास नहीं है। बट जब ऐसा हुआ मेरे साथ बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, जब मुझे विश्वास हुआ है कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं। चलिए। अच्छा, इसके बाद जैसे कि आदमी अपना एक मैरिड लाइफ में आता है, जो स्टार्टिंग होती है उस चीज की, तो थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ या थोड़ा सा अपने मैरिड लाइफ का क्या होता है ना कि देखिए
शादी करने का पहले तो कोई मूड था नहीं। अच्छा, पहले सोचा था कि शादी नहीं करेंगे। क्या जब आदमी की ऐसी कंडीशन हो, जो इंसान सोचता हो यार खुद ही चलो कोई बात पे क्या चला, लेकिन कुदरत का कमाल है ना, ऐसी हिम्मत शक्ति मिल गई तो फिर अपने आप ही कहते ना कि भगवान जोड़ियां स्वर्ग से बना के भेजता है। तो ऐसे ही एक ऐसी, मतलब क्या कहूँ, जन्म जन्म की साथी हमको ईश्वर ने अपने आप भेजते ही तुरंत एक ही नजर में, यस, कोई अफेयर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो लव मैरिज अरेंज मैरिज, इसे तो हम ईश्वरीय मैरिज बोलूंगा मैं, तो भगवान की मर्जी पता है क्या है। कुछ कोई भी इंसान मिलने के एक हफ्ते के अंदर शादी कर ले, तो उसको क्या कहेंगे, लव मैरिज। घर वालों ने मिलाया या वो डायरेक्ट वो हमारे काम में, मतलब हाथ देखते ही देखते वो कहते ना हाथ देखने आए कि तो कोई क्लाइंट थी आपकी? क्लाइंट नहीं, वो किसी से मिलने आए थे। अच्छा। मिलने आए तो मेरी ऑफिस में शायद कोई वो काम करती थी लड़की। ओके। तो उन्होंने कहा कि आपकी शादी हो गई। मैंने कहा भाई शादी करने को तो कोई तैयार नहीं होती, आजकल सब घूमने फिरने को तो तैयार होती। अच्छा। बोले क्यों, तुम तो इतने अच्छे इंसान हो, इतने टैलेंटेड हो, तुमसे तो कोई भी शादी करके खुशनसीब फील होगी। अच्छा। मैं तो आप ही कर लो। कहती हाँ कर लेते हैं। उसी टाइम और अगले दिन गए हम लोग शादी करें। अच्छा। हमने शादी मिराकल, ऐसे मिराकल दुनिया में बहुत कम। मेरी शादी और आमिर खान की शादी की कहानी बिल्कुल एक। जो आमिर खान ने पहली अपनी शादी की थी, सेम स्टोरी हमारी है दोनों की। और अनु मलिक जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो हम तीनों की स्टोरी ऑलमोस्ट मिलती जुलती शादी की। तो वैसे ही जिस तरह आमिर खान के जब ये पिक्चर आई थी इसकी कयामत से कयामत तक, उससे पहले जिस लड़की से प्यार करता था, जो किरण राव ने तलाक कराया इनका, और बाद में कहते हैं ना कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता खाई तैयार रहती है, तो किरण राव ने आमिर खान का तलाक कराया। तो एक तीसरी लड़की जो दंगल में बनी हुई थी, पहलवान गीता जो बनी थी, वो अब आमिर खान से शादी के लिए रेडी है या हो गई या खुदा जाने। तो मतलब कहते हैं ना कि रिश्ते भगवान दुनिया में भेजने से पहले तय कर देता है कि आपको कौन कौन मिलेगा, कितनी गर्लफ्रेंड मिलेंगी, कितनी बीवियां या कितनी बीवी या कितने पति या कितने बॉयफ्रेंड या कितनी शादी या कितना क्या, ये सब ईश्वर तय करके भेजता है। अच्छा। अगर आपको एनालाइज करना आता है तो इजीली एनालाइज आप कर सकते हो। मतलब वही ज्योतिष है, खाली तुक्के का नाम ज्योतिष नहीं है कि ऐवी तुक्का 20 बातें कर ली तो बेटा 10 तो सही होंगी, वो तुक्का नहीं। ज्योतिष मीन्स की परफेक्शन के आपको सामने वाले को ये एहसास दिलाना चाहिए कि आप किसी से मिल के आए हो और बाकी में कोई क्वालिटी वाला बंदा है। तो शादी को आपको कितना टाइम हो चुका है? अब शादी को तो बहुत सारे साल हो गए। अब तो बेटी लॉ कर रही है, बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। हाँ, मेरी बेटी भी लॉ कर रही है। लड़के? एक लड़का, बेटा जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटी लॉ कर रही है। तो आपने उनको खुद बताया कि आप अपना ऐसा होता है। देखिए, कभी अपने डिसीजन किसी पे थोपने नहीं चाहिए, सबको अपनी निर्णय लेने का अधिकार है। जैसे कि आजकल पेरेंट्स बच्चों पर करते हैं ना, जो मना है। हाँ, इच्छा तो थी कि बेटी जज बने। अच्छा। बोलते थे, लेकिन खुली वो जो डॉक्टरी में नंबर आ गया था। अच्छा। वो चाहती थी MBBS करी, लेकिन उसने मेरी बातें कभी कभी सुनती थी कि वो चाहते थे कि अगर मेरी एक बेटी और होती तो मैं उसे जज बनाता। तो उन्हें अपना डॉक्टरी प्रोफेशन छोड़ के लॉ में एडमिशन लिया और बोले अब जज ही बन के दिखाएंगे। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि आपकी शादी भी हुई और इतना लंबा सफर जो एक होता है इस जिस कैटेगरी में आप हैं, ठीक है, इतना लंबा सफर, एक माइंड, एक जो है ना, आदमी बहुत बार टूटता है, हर स्टेज पे हर लेवल पे बहुत बार टूटता है। तो कोई आपके पास ऐसा क्या मंत्र है कि आप अपने माइंड को स्टेबल रखते हैं कि हाँ अब मतलब मोटिवेट रहते हैं उस चीज को सोच के? अगर आप दूसरों के लिए सोचोगे ना, ईश्वर आपके लिए सोचेगा। अच्छा। दुनिया में वही लोग टूटते हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। दुनिया में वही लोग फेल होते हैं जो केवल अपने सक्सेस के लिए सोचते हैं। दुनिया में वही लोग फेल होते हैं जो 24 घंटे अपने पैसा 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 प्रॉपर्टी के लिए चिल्लाते हैं। और दुनिया में वही लोग फेल होते हैं जो भयंकर स्वार्थी होते हैं। लेकिन जो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं ना, मतलब एक नियम है, भगवान कृष्ण ने
एक बार अर्जुन से कहा था कि जो प्राणी दुनिया के लिए सोचता है ना, मैं उसके लिए सोचता हूँ, जो प्राणी दुनिया के लिए करता है ना, उसके लिए मैं करता हूँ। तो सारे के सारे जो लोग हैं ना, जो दुनिया के लिए करते हैं, तो वो ईश्वर उनके लिए करता है। शायद इसलिए ये एनर्जी पावर मिलती चली गई कि आप दुनिया के लिए सोचते हैं, करते हैं ना, तो शायद आपका भला ऊपर वाला। तो ये आपका मंत्र है जिससे आप अब तक। मैं सबको यही मत देता हूं, अपने बारे में सोचना छोड़ दो और अपने पैसे, काम, बिजनेस, नौकरी, व्यापार, अगर सच में आप परेशान हो ना, एक बार है ना, वो दिमाग से निकाल के दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दो कि वो बेचारे का क्या हाल है। आप अगर खाना खा रहे हो, अरे यार और भी लोग भूखे होंगे, या मैं काश वो जानवर, वो बेचारा कुत्ता जा रहा पानी नहीं भूखा है। तो आप सच में देखना, ये करिश्मा कुदरत का है। क्या दूसरों के लिए जब सोचना शुरू कर दोगे ना, तो ईश्वर आपके लिए सोचना शुरू कर देगा। सिर्फ दुनिया में वही लोग दुखी रहते हैं जो महास्वार्थी, केवल अपने लिए जीते हैं। अब होते हैं ना, 4 बच्चे हुए, शादी, अरे भैया राम जी के पास, मतलब ऐसे लोग, शायद भगवान दोबारा ऐसे लोगों को इंसान का जन्म देता भी नहीं, उनको जानवर बना के छोड़ता है। क्यों? वो जानवर जीते ऐसे, वो भी जीते। जो इंसान अपने जीवन का सदुपयोग करता है, जो इंसान अपने जीवन के लिए अपने लिए ना सोच के दूसरों की परोपकार में लगाता है, तो उसका कल्याण ईश्वर जरूर करता है। आप जो है हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारी जो फैमिली है, उसको एक गुरु मंत्र दीजिए कि क्या आप गुरु मंत्र देना चाहेंगे उनको? गुरु मंत्र यही दूंगा, अपने से बड़ों की इज्जत। पहली बात, अगर आप किसी के सामने झुकोगे ना, तो दूसरा आदमी कुछ तो देगा ही ना। मतलब अगर आप बड़े बुजुर्गों के सामने माथा टेकना शुरू कर दोगे, और अगर आप दूसरों के सामने कोई बड़े को नमन करोगे कि भाई नमस्ते ताऊ जी, दादाजी, चाचा जी, मामा जी, नाना जी, या बड़े कोई भी हो, ताऊ, चाचा, कोई होते रहे इतने रिश्ते, तो वो आपको देखो, आपको गाली थोड़ी देगा। ये देगा बेटा जीता रहे, खुश रहे, लंबी उम्र हो, कल्याण हो, काम बने। तो ऐसे ही मंदिर में जाते हुए जैसे माथा टेकने के लिए मैं ये गुरु मंत्र देता हूँ कि पहले अपने से बड़ों की इज्जत करना सीखो, अपने माँ बापों की, अपने घर में बड़ों की जिम्मेवारी निभाना सीखो, और दूसरा दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। क्या कि ये नहीं कि रिमोट में आपकी बीवी ने आपको वहां घुमा दिया, तो नहीं मैं पहले या बीवी को चुन या माँ को चुन। तो मैं कहता हूँ अपने माँ बाप को चुनना चाहिए। अच्छा, क्योंकि दुनिया में बीवियां 1000 मिलती हैं, लेकिन माँ बाप तो एक ही बार मिलते हैं ना, माँ तो एक ही बार मिलती है ना। अब ऐसे कितने स्वार्थी बेटे होते हैं ना, जो अपने बीवी के चक्कर में अपना घर छोड़ देते हैं। क्या कैरियर बनाना है, वो कैरियर थोड़ी होता है। आजकल की बीवियों को आजादी चाहिए, आजकल की बीवियों को चाहिए मैं, मेरा घर, मेरा घर। वो ज्वाइंट फैमिली जितनी होगी ना, उतना रिलैक्स लाइफ में होगा, और जो आनंद जो दूसरों के रिगार्ड रिस्पेक्ट और दुआओं में है ना, आपको कहीं मंदिर जाने की जरूरत थोड़ी है। आपको जाना है मंदिर, तो आपका घर है, आपके माँ बाप आपके भगवान है, और आपके जो भाई बहन है वो आपके देवी देवता, और जो आपका खुद है ना, हाँ, पत्नी के बगैर दुनिया में कुछ होता नहीं, क्योंकि वो भी आपके जीवन का एक पार्ट है। इज्जत मान सम्मान जरूर करें, और गुरु मंत्र में यही है कि जियो और जीने दो, और जन सेवा, जन कल्याण, परम धर्म, परम सेवा, ये मूल मंत्र अपनाओ और जिंदगी में सारे सुखों को पाओ। अच्छा, आपसे बात करते करते मेरे भी दिमाग में कुछ और 4-5 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन उससे पहले एक बात जानना चाहूंगा कि जब भी आदमी, भाई जिस तरीके से आपने बताया आपकी स्टार्टिंग और आज आप जिस मुकाम पे हैं, तो इस बीच में आपको बहुत से ऐसे लोग मिले होंगे, आपको पीछे खींचने वाले या फिर आपके ऊपर उंगलियां उठाने वाले, 50 तरीके की बातें होती हैं, आपको भी पता है इन बातों में। तो उन चीजों से आपने कैसे अपने आप को हैंडल किया है? ऐसा होता ना, कोई राह आसान तो होती नहीं जिंदगी में। अब जो आदमी जितना बड़ा बनता चला जाता है, उतने ही बाधाएं, शत्रु पैदा हो जाते हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे डब्बू जी। मतलब आपकी बातों से मुझे लग रहा है आप बीजेपी सपोर्टर हैं। नहीं, मैं इंसानियत का सपोर्टर, मैं उस बात का सपोर्टर कि कभी किसी को दुख कष्ट ना दो, अपने आप से किसी को तकलीफ ना दो। मैं कल्याण का सपोर्टर हूँ कि जियो और जीने दो, मैं उस बात का सपोर्टर हूँ। और जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी नेता, कोई पार्टी नेता हो। अब खाली
हर नेता जो होता है वो कल्याण के लिए तो चुनाव लड़ता है। और मेरे ख्याल में आज जो कितने अच्छे काम होते हैं ना, आज तक 70 सालों में कभी हुई नहीं। जैसे जो उत्तर प्रदेश में तो कितना मजा ही आ गया। सबसे ज्यादा दिल से दुआएं तो योगी और मोदी को इसलिए है ना कि केदारनाथ, उससे बड़ा अयोध्या, तीसरा अब ये जो मंदिर महाकाल मंदिर अभी बनारस, अरे मैं कहूँ कितना कुछ किया ना। कहाँ यही तो चीजें जो आप है ना 4 दिन के लिए जिंदगी मत जियो कि आज लोग खुश करके पैसा बांट दो, दारू बांट दो, खाना बांट दो, जीत गए, भाड़ में गई, कमाया, फिर अगला चुनाव देखा जाए। आप वो काम करो ना लीक से हटके, जन कल्याण का जो ये लोग करते हैं ना, कितना आनंद ही आनंद है। कि आज एक बात हो, आज अयोध्या का जो काम हो रहा है ना, वो हजारों सालों के लिए हो रहा है। कल को मतलब कोई भी नहीं रहेगा, और जब 1 लाख साल बाद भगवान कृष्ण कलिंग अवतार के रूप में लौटेंगे तो ये तो बोलेंगे ना बेटा मंदिर किसने बना। और ये तो है नहीं एक बार मंदिर बन के या मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजा भर के बन के रह जाएगा। देखभाल तो आने वाली पीढ़ियां करती जाएंगी, कुछ खराब तो होगा नहीं ना, अच्छा ही होगा ना। तो ऐसा काम करो ना कि जो हजारों सालों तक लोग आपके ढूंढते हैं। ऐसा काम मत करो ना कि जो बस आज किया, एक पानी का बुलबुला मत बनो, मोती बनो जो सदा बना रहे। सही बात। तो डब्बू जी थोड़ा सा, जैसे कि आपका जो फील्ड है एस्ट्रोलॉजी का, तो मुझे उस चीज की इतनी नॉलेज नहीं है, बट फिर भी आज की जनरेशन को देखते हुए आपने भी देखा होगा कि आज की जो यूथ है वो डिप्रेशन की तरफ ज्यादा भग रही है। मतलब ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रही है, ज्यादा सोचती है, थोड़ा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो उस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? डिप्रेशन क्या होता है? पहले तो डिप्रेशन की डेफिनेशन नहीं मालूम। डिप्रेशन क्या होता है? जो आप चाहते हैं वो ना हो, तो मेंटल प्रेशर होता है। मतलब डिप्रेस मतलब अपने आप को अप्रभावित करना, हिंदी में अगर बोले ना, मतलब प्रभाव खत्म हो जाना किसी भी चीज का, वो डिप्रेशन कहलाता है ना। जैसे कहते हैं डिफ्यूज कि फेलियर जो हो गया। जो प्राणी उम्मीदें छोड़ दें लगाना किसी भी काम के प्रति, अब आप पानी का जहाज चला रहे हो, चल दिया पानी का जहाज जो चला रहे हो ना, और अगर उसके ब्रेक फेल हो जाए या उसका जीपीआरएस फेल हो जाए तो कहाँ जाएंगे? सब ईश्वर भरोसे। लेकिन रास्ते मिलते, अगर आपके इरादे पक्के हो ना, तो कामयाबी मिले ही मिले, पक्का मंजिल मिले ही मिले। और डिप्रेशन तो वही होता ना कि जब खुद से सहमति ना हो और दुष्प्रभावी प्रभाव चलता हो, तो डिप्रेशन का कारक बन जाता जब आपकी कोई बात ना माने, आपकी सोची हुई चीजें में कमी रह जाए, दिमाग छोटी छोटी बातों में कलेश में आ जाए, टेंशन में आ जाए, वो डिप्रेशन है। उससे बचने का तो यही है ना कि लोग बोलते हैं रामदेव की मेडिटेशन और योगा, लेकिन डिप्रेशन उम्मीदें जिस दिन लगानी छोड़ दोगे, पॉजिटिव हो जाओगे, कुछ भी दवाइयां लेनी भी बंद कर दो। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि आज की डेट में आप देखते हैं यूथ को कि अपनी पसंद की तरफ थोड़ा ज्यादा भगना, और चलिए ठीक है कि जैसे लव मैरिज अरेंज मैरिज की बात हो गई, अपनी पसंद की तरफ भगना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस फ्रेज में अपने माँ बाप को भूल जाना, या फिर अगर होता है कि जैसे मैं जवान हो गया और मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, घर वाले तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक यूथ को एक जो जवान लड़का है या लड़की है उसको क्या करना चाहिए? मतलब अपने माँ बाप की तरफ देखना चाहिए, या फिर जिससे वो प्यार करता है, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, वो करना चाहिए? क्या सॉल्यूशन है माँ बाप के लिए भी और बच्चे के लिए भी? बड़ा आसान सॉल्यूशन है इसका। पहले तो डिसाइड करो प्यार कहते हैं किसको है। प्यार 4 तरह का होता है, अट्रैक्शन, अफेक्शन, इंप्रेशन और लवेक्शन। अगर आप मिले किसी से इंप्रेस हो गए, बस आपको वो चीज चाहिए, चाहे लड़की या लड़का स्मार्ट हो ना हो, लेकिन आप उसकी बातों से, उसकी आवाज से, उसके कामों से इंप्रेस हो गए, तो आपको नहीं उससे शादी करनी। फिर आपका
इम्प्रेशन हो गया, फिर अट्रैक्शन आ गया, खिंचाव। आपको लगाव नहीं होता चीजों से, जानवर से भी हो जाता है, चीजों से भी हो जाता है, कार से, मकान से, चीजों से, ऐसे लड़के से भी होता है। अरे यार क्या स्मार्ट है, क्या गोरा चिट्टा या चिट्टी या क्या है, हो गया, इसलिए वो चीज आपको चाहिए। और फिर तीसरा जो होता है ना लव एक्शन भी क्या होता है कि आप में कोई खूबी नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है, अच्छा। फिर भी आप खींचे चले आए, क्यों आए आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या होता है ना कि वो उसको नशा बोलते हैं, वो कुछ समय का होता है। सबसे खतरनाक होता है ना कि अफेक्शन जो होता है ना, लव एक्शन में तो मिलना भी जरूरी नहीं होता, लेकिन एक दूसरे की हेल्प की एक कामना होती है कि इसका भी भला होता रहे, इसका भी कल्याण इससे भी हो। और जो सच्चा जो प्यार होता है ना, और जिसे हम हाई ग्रेड जो अंतर प्रभाव बोलते हैं, जो इंटरनल जो फीलिंग्स आती है ना, जब किसी के लिए होगी दोनों की नींद गायब हो जाना, दोनों के दूसरे। फिर आता है माँ बाप का मैटर। यह ना माँ बाप को बच्चों की हेल्प करनी चाहिए ना इन चीजों में। और बच्चे माना के चीजों के लिए, जैसे बच्चा जिद करता है चांद चाहिए मेरे को, अब चांद लाके दो, है ना, तारे लाके दो, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर माँ बाप देखें कि आपका बच्चा बेटी या बेटा उसके लिए बिल्कुल पागल है, क्योंकि सुसाइड करवाने से तो अच्छा है ना शादी कर देना ज्यादा बेटर। आपने अपनी ठगराईपन दिखाया, मारधार दिखाई, कमरे बंद कर दिए। अभी कितने केस होते हैं, अभी आप न्यूज सुनोगे कि बहन ने भाई का मर्डर किया, कि दूसरी जाति के धर्म लड़के से शादी, या लड़के को बुलाया बहाने से कि आप तेरी शादी करेंगे, दोनों का खून कर दिया। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर मतलब माँ बापों को 99% अपने बच्चों की खुशियां देखनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी कोई बाप ने तो शादी करनी नहीं ना, लड़की है माँ बाप ने करनी है ना, मतलब बच्चे ने तो सपोर्ट करना चाहिए। मैं यहाँ लड़का लड़की को सपोर्ट करूंगा कि उनको अपने बच्चों की खुशियां देखनी चाहिए। अगर वो अपने बच्चों को सुखी देखना है तो बच्चों को मोस्टली उनकी पसंद को दाद देते हुए मान जाना चाहिए। अच्छा, तो डब्बू जी, जब मैं अभी आपके ऑफिस में आ रहा था तो कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी और सीएम साहब के साथ, बल्कि दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी आपकी मैंने फोटोज देखी। तो ये जो आपके लिंक है, ये आपकी मेहनत है या फिर किसी के थ्रू क्या है? मतलब कि इतने अच्छे लोग, मतलब आप जहां से आपकी स्टार्टिंग रही है और आप अभी तक जो पहुंच चुके हैं, तो ये लिंक अभी तक, ये जो आप बैठते हैं इन लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, बातचीत, ये किस फेज से आए हैं? ये नॉर्मली कोई अप्रोच वाली लिंक नहीं है। अच्छा, ये रियलिस्टिक है। अच्छा, अगर आप में खूबी है, एक कारीगर होते हैं ना, फर्नीचर बनाता बहुत फर्स्ट क्लास, तो सामने पड़ोसी, अरे क्या फर्नीचर, इसको हमारे यहाँ भी भेज देना। अच्छा। या एक मिस्त्री होता बिल्डिंग बनाई, अरे क्या खूबसूरत है यार, हमारी भी बना देना प्लॉट में। तो सेम ऐसा ना, अगर आपका भला हुआ, आपके कष्ट दूर हुए, तो फिर आपने अपने किसी दोस्त को देखा यार, तो एक बार उनसे मिल ले जाके, है ना, फिर ऐसे ही चलते रहे, लोग मिलते रहे, बात करते रहे, करते करते अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार, नेता, राजे, अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राजा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मतलब बहुत बड़े उद्योगपति, मतलब हर तरह के लोग आए लाइफ में और बताते गए, और उनको कुछ अच्छा लगा होगा तो शायद तभी अप्रिशिएट भी करते चले गए। और इसका मतलब धीरे धीरे फिर कई हजार टीवी शो भी किए, सहारा पे शो किया, सहारा टीवी पे, जी पे, और न जाने कितने सारे चैनलों पे शो करते गए, और वो शो जो होते चले गए, वो उसके बाद एप्रिसिएशन मिलता गया, लोग बुलाते गए, हजारों लाखों लोग जानते चले गए। तो मुझे तो लगता है कि बात करते करते मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते रहेंगे, खत्म होने वाले नहीं है। बाकी क्योंकि अब थोड़ा सा आपसे बात करके मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है इन बातों को जानने में। थोड़ा होता है ना कि किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, थोड़ा पता करेंगे। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है तो वो नंबर के थ्रू, मतलब नंबर पे बात कर सकता है या फिर ऑफिस पे आके आपसे बात? पहले आने से पहले नंबर है मेरा 9953
नहीं 9953144207 यानी 9953144207 पे कभी भी कॉल करके टाइम लेके। तो आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एड्रेस क्या है यहाँ का आप बता दीजिए। और आना चाहें तो आप आने से पहले जैसे ही फोन करेंगे एड्रेस तुरंत आपके फोन पे आ जाएगा। अच्छा, मैसेज पहुंच जाएगा। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दोस्तों मुझे तो लगता है, मुझे तो बहुत मजा आया इस वीडियो में, आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आपके कुछ डाउट हैं, क्योंकि इनके पास हर चीज का इलाज है, ठीक है, आप इनसे फोन पे बात कर सकते हैं, नंबर इन्होंने दिया है, बाकी मैं वीडियो में भी आपको नंबर दे दूंगा। आप आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।